नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, विगत वर्षों के आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं और आज के लाइव टेस्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के हम लोग आज देखने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन देता है और सबसे ज्यादा आंसर कौन कवर करता है। तो चलिए हम लोग समय बचाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज टॉप 25 क्वेश्चन में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? यानी भारत में जो एमपीज हैं, इनको जो वेतन भत्ता मिलता है, ये वेतन भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कौन निर्धारित करता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है संसद, पार्लियामेंट। दूसरा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तीसरा है भारत का राष्ट्रपति और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। तो 5 सेकंड है आपके पास। देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। सभी लोग कमेंट करते रहें, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। जो लोग नए हैं आज चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। भारत में सांसदों का जो वेतन है उसका निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो इंडियन पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, वो विधि बना करके तय करती है कि एमपीज को कितना वेतन भत्ता प्रति माह प्राप्त होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, भारत की संसद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करते रहें, कमेंट करके आंसर देते रहें और लास्ट में देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्टैटिक टाइप का ये जीके है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है। देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें सही आंसर आपका डी ऑप्शन है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। तो डी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है, सभी लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भारत में? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। चार ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सही आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर लगभग लगभग सारे लोगों का करेक्ट आ रहा है। आप लोग कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें, क्वेश्चन का आंसर देते रहें, अपने इस टेस्ट सीरीज को पूरा करते रहें। आगे चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है? यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है बजट। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 370। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 112 के तहत भारत में बजट पेश किया जाता है और संविधान में बजट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ
द स्टेट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का, समाज का, सरकार का या संसद का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर किसका आता है। 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सॉवरेनिटी किसका अनिवार्य लक्षण है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। आप जानते हैं कि राज्य के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से हैं? इसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए, इसकी अपनी एक सरकार होनी चाहिए, इसका अपना एक क्षेत्रफल होना चाहिए और ये संप्रभु होना चाहिए। तो संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक लक्षण होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है और आप जानते हैं कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दूसरा सदन है यानी विधान परिषद है, बाकी राज्यों में केवल विधानसभा है। तो राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, अलग अलग राज्य में जनसंख्या अलग अलग है, तो उसी हिसाब से उनका मेंबरशिप भी तय किया गया है। तो पूछ रहा है कि भारत में किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? देखते हैं सही आंसर कौन देता है। 400 होगा, 450 होगा, 500 होगा या 550 होगा? आंसर आने शुरू हो गए हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा 500। किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी। ये कहा गया है भारत के संविधान में। अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगी। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो जनसंख्या के दृष्टि से इतने छोटे हैं कि ये 60 का आंकड़ा भी ये लोग पूरा नहीं कर पाते। सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, कुछ छोटे राज्य हैं जो 60 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। कितना है यूपी में? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, सर्वाधिक। अधिकतम हो कितना सकता है? 500, लेकिन है कितना? उत्तर प्रदेश में 403 है और ये पूरे भारत में सभी राज्यों में अधिकतम है। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। कूट वाला क्वेश्चन है। पहला जो कथन है क्या कह रहा है? भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। देखना है कि कौन कौन सा कथन सही है। अब इसमें कथन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है या एक सही है एक गलत है? इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन में आपको आंसर ढूंढना है। 5 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखते हैं सही आंसर कौन देता है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन दोनों सही है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी जो योग्यताएं होती हैं वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और साथ में जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? यानी कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है भारत में? बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है। भारत में संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी का वर्णन है? छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन क्या होगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 प्रकार। भारत में
जो इमरजेंसी है वो 3 प्रकार की लगाई जाती है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत और राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? यानी मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? किस वर्ष जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1971, 1972, 1975 या 1976। तो आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था और इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 75 में। उसके बाद संविधान संशोधन किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संशोधन के माध्यम से 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसमें करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1976। बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग कमेंट करते रहें और जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में जहां भी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर करते रहें, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। लाइक करते रहें वीडियो को, क्वेश्चन का आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहें। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल पार्टी बनने के लिए कितने प्रतिशत मत की आवश्यकता होती है? नेशनल पार्टी बनने के लिए कितने प्रतिशत मत की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखता हूं करेक्ट आंसर कौन देता है। पहला ऑप्शन है 10% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। दूसरा है 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। तीसरा है 15% वैध मत 2 राज्यों में। और अंतिम है 25% वैध मत 1 राज्य में। सही आंसर क्या होगा? कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो रहा है, तो इसका सही आंसर बनेगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4% वैध मत होने चाहिए और ये 4% मत 4 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, 4 से अधिक राज्यों में होना चाहिए। यानी कम से कम 4 राज्यों में 4% मत अगर प्राप्त करती है कोई राजनीतिक पार्टी, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये निर्वाचन आयोग से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब तक भारत में संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं? क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। 5 सेकंड है आपके पास, देखते हैं सही आंसर कौन देता है। सबसे पहले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल एक बार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। और यह संशोधन कब किया गया था? यह संशोधन हुआ था 1976 में, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने करवाया था, जो कि संविधान का 42वां संशोधन था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इतने ज्यादा संशोधन किए गए थे इसमें इमरजेंसी के दौरान। तो उद्देशिका में भी संशोधन कर दिया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में, प्रस्तावना में। तो बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। आप लोग कमेंट करते रहें, जवाब देते रहें। ये लाइव टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे सभी लोगों तक ये पहुंच सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला आम चुनाव कब हुआ था भारत में? 4 ऑप्शन है आपके सामने।
पहला ऑप्शन है 1947-48, दूसरा ऑप्शन है 1948-49, तीसरा ऑप्शन है 1950-51 और चौथा ऑप्शन है 1951-52। 5 सेकंड है, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। आप सभी लोग अपना अपना आंसर देते रहें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव कराया गया था। 51 में शुरू हुआ था और 52 में यह संपन्न हुआ था। लगभग 4 महीने का टाइम लगा था इसमें। सबसे लंबा चुनाव था ये, क्योंकि लोगों के पास जानकारियां नहीं थी उस समय। चुनाव क्या होता है, वोट कैसे डाले जाते हैं, लोगों को पता नहीं था। तो इसमें काफी समय व्यतीत हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है? ठीक ना। तो यहाँ विधान परिषद की बात कर रहा है, यानी जो एमएलसी का चुनाव होता है, एमएलसी का जो चुनाव होता है, इसमें स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इनके द्वारा कितने सदस्यों को चुना जाता है, कितने प्रतिशत सदस्यों को चुना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं पंचायती राज में 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कितने प्रतिशत एमएलसी को चुनते हैं विधान परिषद में? आप जानते हैं कि भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है, एमएलसी का चुनाव होता है। 2 उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश और बिहार। 2 दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 2 पूर्वी भारत है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन्हीं 6 राज्यों में एमएलसी का चुनाव होता है। बाकी राज्यों में एमएलसी का चुनाव होता ही नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बनेगा 1/6। 1/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों के द्वारा कराया जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आंसर देते रहें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, इसमें जो रिट जारी किया जाता है, समादेश जारी किया जाता है, उन्हीं रिटों का नाम दिया है। इसमें से आपको सही रिट का नाम बताना है, अनुच्छेद 32 के तहत जो जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अवैध व्यक्ति को सरकारी पद से बचाने के लिए जारी किया जाने वाला, रिट जारी किया जाने वाला समादेश कौन सा है? कुछ लोगों का आंसर आ रहे हैं और करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो यहां पर अधिकार परीक्षा का समादेश जारी करके पद को बचाया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। 15 क्या कह रहा है? संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में से कौन सी निर्दिष्ट नहीं है? जो 8वीं अनुसूची है, आप जानते हैं हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, लेकिन वर्तमान समय में इन भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 22 भाषाओं को मान्यता दिया जा चुका है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिला है? देखते हैं सही आंसर कौन देता है। 5 सेकंड है आपके पास। कश्मीरी है, सिंधी है, डोगरी है और संस्कृत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है क्योंकि ये चारों भाषाएं वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में डाली जा चुकी हैं। तो इसका कोई करेक्ट आंसर इसमें दिया ही नहीं है। हालांकि इसमें जो डोगरी भाषा है सबसे बाद में लाया गया, 2004 में इसको जोड़ा गया है। तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये चारों भाषाएं 8वीं अनुसूची में डाली जा चुकी हैं। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, डोगरी को सबसे लास्ट में लाया गया 2004 में। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं बिना इसका आंसर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है?
जो प्रजातीय भेदभाव होता है ये किसका उल्लंघन करता है? पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा विधि का सिद्धांत, तीसरा नैतिकता का सिद्धांत और चौथा सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। तो जो प्रजातीय भेदभाव होता है ये किस चीज का उल्लंघन करता है? 5 सेकंड है आपके पास, कमेंट करके जल्दी से आंसर दें। आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। प्रजातांत्रिक जो भेदभाव होता है, प्रजातीय जो भेदभाव है, ये सामाजिक समानता का आधार बनता है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग आंसर देते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो आप जानते हैं कि जितने भी राज्यपाल होते हैं भारत में, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य हुआ करता था। वहां पर अनुच्छेद 370 और 35A हुआ करता था, जिससे वहां पर उनको विशेष स्थिति मिली हुई थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया और 2 राज्य बनाए गए तोड़ करके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका इतिहास भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जम्मू कश्मीर का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। दूसरा है राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। तीसरा है संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है और चौथा है संविधान में उपेक्षित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद जो 21 है, उसमें एक नया खंड जोड़ा गया 21 के 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा का मौलिक अधिकार लाया गया और अनुच्छेद 21 में एक उपखंड जोड़ करके 21 के कर दिया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो लगभग सारे लोगों ने जो कमेंट किया है वो करेक्ट आंसर की तरफ किया है, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 2 पूर्ण अवयवों का तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? मतलब लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 सेकंड है, देखते हैं सबसे पहला और करेक्ट आंसर कौन देता है। यानी लगातार 10 वर्षों तक भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति थे, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति थे। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम कितना ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कारखानों में काम करवाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। संविधान का अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। सही कमेंट आ रहा है लोगों का, इसका सही आंसर भी ही होगा, यानी कम से कम 14 वर्ष का बालक होना चाहिए। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दल बदल अधिनियम का जो विवरण है वो संविधान की किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो चुकी है? तो 12 हो चुकी है। तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का प्राविधान है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्राविधान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर सी। लगभग लगभग सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करिए। मतलब शुरू से आखिरी तक 1950 से लेकर आगे 2025 चल रहा है। तो सही क्रम में राष्ट्रपतियों का नाम आपको बताना है। पहले नंबर पे कौन हुए, दूसरे नंबर पे कौन हुए, ये सही क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग मिलान कर लीजिए। तो यहां देखिए, यहां पर अगर क्रम को आप देखेंगे तो इस क्रम में नंबर 1 पे आएंगे राधा कृष्णन। राधा कृष्णन के बाद कौन हुए थे? राधा कृष्णन के बाद आए थे जाकिर हुसैन, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद कौन हुए हैं? उसके बाद वीवी गिरी आए हैं, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और चौथे नंबर पे कौन होंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। अब आप मिलान कर लीजिए कि सही आंसर क्या होगा। तो 2143 किसमें दिया गया है? 2143, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का करेक्ट कमेंट आ रहा है, सही आंसर बता रहे हैं, डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 2143 का क्रम बनेगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करवाना होता है? चुनाव प्रचार कितने समय पहले बंद हो जाता है? मतदान से कितने समय पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है? आंसर क्या होगा? 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। मतदान के दिन के कितने समय पहले चुनाव का प्रचार बंद हो जाता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सही आंसर क्या बनेगा? आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले ही, 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करवा दिया जाता है, आदर्श आचार संहिता के तहत। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र करना चाहें तो वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? यानी लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा के अध्यक्ष को, सदन के नेता को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को? 5 सेकंड है आपके पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। सही आंसर क्या होगा इसका? आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। और सही आंसर क्या बनेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। सी ऑप्शन करेक्ट है। जितने लोगों ने सी ऑप्शन को करेक्ट किया है, बिल्कुल सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। यह क्लास प्रीमायर है तो मैं नाम आपका नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कमेंट के थ्रू आपका आंसर देता रहूंगा। तो आप लोग कमेंट करते रहें, आंसर देते रहें और अपना टेस्ट सीरीज पूरा करते रहें। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा टॉप 25 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी भारत की जो संसद है वो किस विषय पर कानून बनाती है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ए और बी दोनों। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है।
4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड है आंसर देने के लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है, मतलब दूसरा कोई कानून उस पर नहीं बना सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी संघीय सूची। समवर्ती सूची पे भी कानून बनाती है संसद, लेकिन इस पे कानून राज्य भी बनाते हैं, इसीलिए आंसर करेक्ट नहीं होगा ए और बी दोनों। इसमें सही आंसर क्या बनेगा? ए वाला ऑप्शन। संघीय सूची पर केवल संसद ही कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य यानी संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। बात समझ में आ रही होगी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संघीय सूची। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के टॉप 25 क्वेश्चन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कितने आंसर आपने सही किए हैं, 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन आपने करेक्ट किया हुआ है। आज के क्लास में इतना ही था। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप सभी लोगों से एक ही अपील है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को शेयर करते रहें। इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।